हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आज जो करते हैं स्टार्ट कहानी को और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लाइव बैच की पीडीएफ एप्लीकेशंस पर कहां पर है बेटा? सारी की सारी पीडीएफ आपके ग्रामर सेक्शन अलग है, वोकैब सेक्शन अलग है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अलग है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। चलिए जी, आइए और बताइए मुझे लास्ट क्या किया था, फिर आगे बढ़ते हैं। इफ वेदर का डिफरेंस बेटा कंजंक्शन टॉपिक में जानेंगे, यहां नहीं। चलो मेरे शेर, हम जो बेसिकली करने लग रहे थे वो करने लग रहे थे आपका प्रैक्टिस। और आज मैंने कहा था कि कंडीशनल्स के डिटेक्टिंग एरर्स कराने के बाद में जो है आपका वर्ब टॉपिक स्टार्ट करो। तो ये कंजंक्शन नहीं भाई, कंडीशनल चाहिए अपने को। हाँ जी, तो कंडीशनल्स के डिटेक्टिंग एरर्स करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत फुर्ती के साथ आप इन्हें आराम से कर पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने बेटा ये टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है जी, आइए डिटेक्टिंग एरर्स की बात करते हैं और यहां से कहानी की शुरुआत करते हैं। सो मॉडल्स की प्रैक्टिस हमने लास्ट की थी बेटा, आज इनकी बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। ले मां सरस्वती का नाम और करें स्टार्ट। इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, देखो इंप्रूवमेंट जब भी होता है ना वो देखा जाता है। सपोज आपको पता है इफ के साथ वुड हैव टोल्ड जो है गलत होगा। अब मुझे इसको इंप्रूव करना है, मुझे इसको इंप्रूव करना है, तो क्या होना चाहिए? आगे पढ़ो बेटा। फिर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर्स। सो अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज होने लग रही है, अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज होने लग रही है, तो इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ यह है कि ये अपने आप में कौन सा कंडीशनल बन रहा है? जो पास्ट इमेजिनेशन को दिखा रहा है। अगर पास्ट इमेजिनेशन को दिखा रहा है तो बेटा इसकी जगह हैड टोल्ड होना था। इंप्रूवमेंट ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि अपने हिसाब से सर मैं यहां टेल कर लूं, ठीक है, या टोल्ड कर लूं या हैड टोल्ड कर लूं। पीछे से देखना है, एग्जाम में इंप्रूवमेंट में आया तो। सेकंड देखो बेटा, इफ दैट स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। बेटा डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया, कंप्लीटेड नहीं। डज हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो इफ दैट स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क द टीचर विल पनिश हिम। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो टीचर उसे पनिश करेगा। ठीक है, प्योर कंडीशन है, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में कंडीशन होगी, ये उसका रिजल्ट हो गया। थर्ड देखो बेटा, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था। बेटा ये क्या है? पास्ट में कहा था, पास्ट। ठीक है, पास्ट में कहा था, पास्ट में कहा था तो पास्ट बन जाएगा। ही वुड नॉट टॉक टू मी, बिल्कुल ठीक है। वुड नॉट टॉक टू मी बिल्कुल ठीक है, पास्ट की बात है। लेकिन यहां डू नॉट की बजाय क्या होगा बेटा? डिड नॉट। इफ आई डिड नॉट अटेंड टू व्हाट ही सेड, मेरे पापा ने कहा था वो मुझसे बात नहीं करेंगे अगर मैंने उनका कहा नहीं माना, या जो वो कहते हैं वो उनकी कहा मेरे ने अगर उनका कहा नहीं माना तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे, ये इसमें कहा गया है। ठीक है जी, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में कहता है हैड दे नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव लॉस्ट द बैटल। बेटा एक बड़बड़ क्या है? हैड दे नॉट बीन ब्रेव, ब्रेव क्या बेटा? एडजेक्टिव। हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन वाली बात में ना एक बार मैं बता देता हूं, एक काम करो, कॉपी पेन कर लो बेटा तैयार, कॉपी पेन कर लो मेरे शेरों तैयार। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, जो एक टॉपिक होता है इन्वर्जन, ठीक है, उस टॉपिक में भी कराऊंगा और यहां पर भी मैं आपको थोड़ा कंडीशनल में उस चीज को बता देता हूं, बार बार वो चीज आएगी। ठीक है, तो जहां तक आपने कंडीशनल कॉपी किया था उसके नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा और इस कॉन्सेप्ट में ये लिख लेना रिलेटेड टू इन्वर्जन टॉपिक। ये इन्वर्जन टॉपिक से रिलेटेड मामला है, बट इसको यहां पढ़ लेते हैं, रिलेट करेगा, रिलेटेड टू इन्वर्जन टॉपिक।
कैसे रिलेट करेगा? रिलेट ऐसे करेगा बेटा कि अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, पहला पॉइंट, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जब आप यूज करते हो, चाहे आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करो बेटा, चाहे आप चीजों को हाईलाइट करने के लिए यूज करो, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। जिसमें आप क्या कहोगे? इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करना। आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हम तब यूज करते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। बिल्कुल बेटा, तब यूज करते हैं। तो इन्वर्जन का मतलब एक वो भी होता है। और ठीक है, और क्या होता है? एक और इसका ये मतलब निकल के आता है कि आप चीजों को ज्यादा फोकस या ज्यादा हाईलाइट करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर इन्वर्जन आपने कहां तक देखा है? आपने एक जगह देखा है बेटा, कंडीशनल में कहां कहां इन्वर्जन लगता है बताता हूं मैं। ठीक है, तो यहां मैं आपको क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू किससे है? कंडीशनल से है। और किससे है? इन्वर्जन से। तो आपने बोला इन्वर्जन, हाँ, और एरो लगाया कंडीशनल्स। कंडीशनल्स में इन्वर्जन कैसे लगता है? ठीक है, ये फिर इन्वर्जन टॉपिक में दोबारा भी आएगा बेटा। क्या करना है? पहले कंडीशन। कंडीशन में इन्वर्जन लगता है? बिल्कुल लगता है बेटा। कंडीशन में या तो आप इफ लगा रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे बेटा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, और आगे क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट यहां पर विल या शेल और फर्स्ट फॉर्म। भाई ऐसा ही तो था। लेकिन मैंने कहा बेटा इस पे इन्वर्जन भी लग सकता है, इस कंडीशन पर इन्वर्जन भी लग सकता है। आपने बोला कैसे सर? बच्चे शुड से। अब शुड लगाओ, आप सब्जेक्ट लगाइए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, दैट्स इट। बाकी का सेम है बेटा। तो इसकी जगह आप इन्वर्जन लगा सकते हैं। और यहां फर्स्ट फॉर्म पे एस और ई एस भी आ सकता है। मतलब अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब, लेकिन शुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको, बस यहां बता रहा हूं। तो बेटा ये चीज होती है, कॉपी करना साथ साथ इसको। तो इन्वर्जन एक जगह आपने देखा, आपने बोला ये तो आपने पढ़ा दिया, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी नहीं लिखवा रहा बेटा। दूसरा, अब आपके लिए ये नया है बेटा। कई बार क्या होता है, आप ऐसे बोलते हो इफ आई वर, ठीक है, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा हूं, कॉमा, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करूं। बेटा याद रखिएगा, जब वर से कोई स्टेटमेंट ऐसे बन रही हो, इमेजिनेशन में वर से कोई स्टेटमेंट बन रही हो, वर से कोई, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर यू, इफ आई वर ही, कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, उसमें क्या होगा? इस पर भी आप इन्वर्जन लगाएंगे और इफ की जगह ये वर आगे कूद सकता है और, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर इन्वर्जन। इन्वर्जन लगाने के बाद भी ये चीज सही होगी और ये वर आगे आएगा और इफ गायब हो जाएगा। जैसे शुड था ना, वर आई अ किंग, क्या मैं एक राजा हूं? अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों की मदद करूं, आई वुड हेल्प द पुअर। तो बेटा ये सेंटेंस भी सही। बच्चे आपने दूसरी जगह इन्वर्जन देखा कि जिसमें वर, वो तो कभी हो ही नहीं सकता लाइफ में, हाँ, तो आपको इन्वर्जन वर दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, जो भी वो अपने आप को मानना चाहे, या तो ऐसे लिख लो इस बात को या ऐसे लिख लो। पेपर में दोनों नहीं देगा, कोई एक देगा बेटा। लेकिन अगर पेपर में ये दे तो आप तो इसे काट देते ना, जबकि ये सही है। मैं बताता हूं बच्चों ने क्या गलती की थी पेपर में। बच्चों ने गलती की थी, एग्जामिनर ने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया बेटा, इसके नीचे का अगला एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, आप इसके नीचे कॉपी कर लोगे, ठीक है। क्या दिया था बेटा एग्जामिनर ने? इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा उल्टा, टेक्निकल, इन्वर्स करना, अपोजिट, उल्टा। क्या किया? जैसे मैं अगर ऐसा लिखूं बेटा, इफ आई वर ही, अगर मैं वो हूं, जैसे नहीं बोलते इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह हूं, इफ आई वर ही, अगर मैं ही की जगह हूं, ठीक है, हाँ, आई वुड डू इट, तो मैं इसे करूं, मतलब इस काम को करूं, आई वुड डू इट, तो मैं इस काम को करूं। इसमें इन्वर्जन लगाओ तो बेटा वर आगे आ जाएगा, वर आई ही। देखो कितना अजीब लग रहा है, जबकि सही है मेरे बच्चे, कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि वर आगे आएगा तो आई और ही दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं हो सकता इफ आई वर हिम, हिम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट ही तो एज्यूम करेगा, सब्जेक्ट की जगह ही तो अपने आप को सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख के देखेगा। वर आई ही, आई वुड डू इट, तो बेटा ये सही था। और बच्चों ने पेपर में क्या कर दिया? इसे गलत, जो जो पढ़ के नहीं गए थे, जो जो पढ़ के गए वो पेपर में गलत क्यों करके आएंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो वर आई ही या इफ आई वर ही
दोनों सही है। इफ आई वर शी, इफ आई वर यू, इफ आई वर दे, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, चलो ये दो चीजें आपके पास यहां पर आ गई बेटा। अब देखते हैं तीसरी चीज कहां इन्वर्जन दिखाई देता है। तो कंडीशनल्स में आपने कितनी जगह इन्वर्जन देख लिया? 2 जगह। अब लास्ट बताता हूं तीसरी जगह इन्वर्जन कहां दिखाई देगा। ठीक है, तीसरी जगह दिखाई देगा बेटा जब कभी भी आप पास्ट इमेजिनेशन दिखाएंगे। तीसरी जगह दिखाई देगा पास्ट इमेजिनेशन में बेटा। सर पास्ट इमेजिनेशन में कैसे दिखाई देगा? पास्ट इमेजिनेशन में क्या होगा बेटा, आप इफ लगाएंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद का आपको पता है मेरे बच्चे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, आप वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाओगे, या हो सकता है आप माइट हैव थर्ड फॉर्म लगाओ, या हो सकता है आप कुड हैव थर्ड फॉर्म लगाओ। है कि नहीं बेटा? हाँ, इसमें इन्वर्जन लगेगा बेटा। पता है इन्वर्जन कैसे लगेगा? हाँ, सिर्फ हैड आगे ले आओ और इन्वर्जन कैसे आ जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब इफ गायब हो जाएगा, आगे तो ये सेम रहेगा बेटा। बस, मतलब इस टाइप की बात को भी आप ऐसे लिख सकते हो, कंडीशन को शुड से, वर वाली बात को ऐसे, और पास्ट इमेजिनेशन में कुछ नहीं करना बेटा, इफ हटा के मेरे बच्चे हैड सिर्फ आगे लेके आना है। एग्जाम्पल लिखाऊं बेटा? देखो, अगर मैं एक स्टेटमेंट ऐसे लिखता हूं, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उस लड़की ने मेहनत कर ली होती, शी वुड हैव won द गोल्ड मेडल, तो उसने वो गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, आप इसी को क्या रख सकते हो बेटा, एक और तरीके से लिख सकते हो मेरे बच्चे, हैड आगे ले आओ, क्या बन जाएगा? हैड शी वर्कड हार्ड, दैट्स इट। हैड शी वर्कड हार्ड, हाँ, शी बिल्कुल सेम बेटा। आगे दोबारा टाइम पास मत करना, ऐसे डॉट लगा के छोड़ दीजिए। वेरी, ये सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जैसे आप खुद ही क्वेश्चन आंसर नहीं, जैसे क्या की थी तूने, मेहनत की होती तो पास हो गया होता, सामने वाला खुद ही क्वेश्चन टाइप बोलकर खुद ही आंसर करता है, तो बात उससे ज्यादा फोकस बढ़ता है। ये होता है बेटा, भाषा है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये भी आराम से है, क्या अगर उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो गई होती, या गोल्ड मेडल जीत गई होती। क्या उसने मेहनत की होती तो जीत गई होती। ये थोड़ा आप और ज्यादा स्ट्रेस करके और ज्यादा हाईलाइट करके बोलते हो, मीनिंग दोनों का सेम होता है बेटा, याद रखिएगा। तो ये बातें आपके लिए नहीं होंगी, नहीं तो खैर सारी बातें हैं आपके लिए। इसलिए मैंने आपको कहा था बेटा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो बाकी टीचर्स से अलग है। मैं हर चीज को बारीकी से पढ़ा के हर टॉपिक को अच्छे से खत्म करा के देता हूं, जिसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज आपको इंग्लिश में नहीं दिखाई दे जाए, इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज नहीं दिखाई नहीं देगी किसी भी टॉपिक में। जब कंप्लीट आपका सिलेबस होगा, मजा आएगा आपको चीजों को करने में। करो मेरी शेयर यहां तक कॉपी। हाँ,
ठीक है, हाँ बेटा कल छुट्टी रहेगी। अच्छा पूछ रहा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे, आपने बीकॉम ऑनर्स की हुआ, आपने इंग्लिश ही पढ़ाना क्यों? इंग्लिश में कौन सा साला रॉकेट साइंस लगता है? लप्पू सी तो इंग्लिश है। हैं? 3 महीने में बोलनी आ जावे है, 5 महीने में हम इसको सीख जाते हैं। इंग्लिश में कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है भाई? और बीकॉम ऑनर्स वाला बंदा इंग्लिश को पढ़ाएगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा, फिर फैक्ट के साथ, रूल लपाड़े तो रटाएगा नहीं। बहुत आसान सी तो लैंग्वेज है इंग्लिश, काम का हुआ बना रखा है तुमने। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है। जिस लैंग्वेज को आप 5 महीने में साला पूरी ग्रामर जिस लैंग्वेज की सीख लेते हो, 2 कौड़ी की उसकी औकात रह जाती है। एंड इफ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग, इट विल टेक 2.5 month। सो दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी इजी। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है भाई? है? मस्त है। ऐसा होता मैं कॉमर्स करके फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो तेरा क्वेश्चन जायज भी लगता कि कॉमर्स और फिजिक्स का कोई नाता नहीं है सर, ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता मैं। है? लगता है आपको बात? ऐसा होता तो बेटा तब भी मानते हैं। तो वही तो है, बताओ, जिस लैंग्वेज को आप सिर्फ 5 महीने में सीख गए, किसी में ठीक है इतनी मेहनत लगती है चीजों में। तो मैथ्स अच्छा है बेटा, मैथ्स में मेहनत लगती है, मैथ्स टका के। इंग्लिश तो सिलेक्शन का एक बहुत ही प्यारा जरिया है। ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई तो भाई पढ़नी पड़ रही है, अब क्या करे, पापी पेट का सवाल। डन। ओए क्या बात है साहिल भाई, एक काम कर ले भाई, ये नहीं नहीं वो नहीं, हाँ एक इसको ना, इसको उन उसमें ही पहुंचाएंगे एक को गाड़ी में, ताकि यहाँ खत्म होता है, यहाँ से निकल जाए। रख के आना, करना बेटा कॉपी एक बार। आज बेटा आ जाओ। देखो जी, अब ये जो काम है वो यहां काम आ जाएगा। हैड दे नॉट बीन ब्रेव, इसका मतलब पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर उन्होंने बहादुरी ना दिखाई होती है, तो एडजेक्टिव है बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है। अब उसने क्या किया, यहां इन्वर्जन लगा दिया, हैड आगे ले गया, तो हैड दे नॉट बीन ब्रेव, तो हैड आगे आ गया, कोई फर्क की बात नहीं। क्या आप तो रहने दे, ठीक डन है बेटा, हेड आगे ले गया, इसका मतलब ये भी सही तो ये भी सही, तो इसका मतलब यहां तक इसमें कोई गलती नहीं है। अब तो समझ आ गया बाजी? अरे बहुत बढ़िया। आगे देखो, दे वुड हैव के बाद वर्ब की लूज तो बेटा फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें चाहिए क्या, थर्ड फॉर्म, तो लॉस्ट आएगा, वुड हैव लॉस्ट। कल का ऑफ है मेरे भाई, 15 अगस्त है कल, वंदे, तभी तो मैंने कुर्ता पहना हुआ आज, वैसे कुर्ता, ठीक है जी। अरे रे 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 रुक जा भाई, रुक जा, कहां गया क्वेश्चन नंबर? आ गया बेटा हम 5। बस अब सारी चीजें आपको आसान लगेगी, इनको जल्दी जल्दी निपटा। देखो बेटा, सेम यहां पर क्या हो रहा है, इसको आज सेम यहां पर अप्लाई होना। हैड यू नॉट रीच्ड, इसका मतलब इफ यू हैड नॉट रीच्ड, हैड आगे आ गया तो हैड हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कंडीशन है। नो एरर बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो वी वुड हैव लॉस्ट, ये भी ठीक है, क्योंकि इसने लॉस्ट कर दिया, लूज नहीं किया। तो अगर हम टाइम पे ना पहुंचे होते तो हमारी बिलोंगिंग्स चली गई होती, तो ये चीज है।
क्वेश्चन नंबर 6, वुड आई नॉट हैव ज्वाइंड योर फ्रेंड्स पार्टी। बेटा देखो, हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक तो हैव आगे आया है, हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली। पास्ट इमेजिनेशन में हैव यू या हैड यू? हैड यू। हैड यू इन्फॉर्म मी टाइमली, अगर आपने मुझे टाइमली इन्फॉर्म किया होता, सिंपल एरर। अच्छा दूसरी बात, सर क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वुड आई नॉट हैव ज्वाइंड, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म। ऐसा आप गुस्से में नहीं बोलते, क्या मैंने तेरे दोस्त की पार्टी ज्वाइन ना की होती अगर तूने मेरे को टाइमली बताया होता तो अगर तूने, यहां पर आप ये भी लिख सकते थे बेटा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी टाइमली, क्योंकि बेटा पास्ट इमेजिनेशन है ना, तो या तो ऐसे लिखो और या आप उसे ऐसे लिखते, हेड आगे आता है, हैव कहां से आ गया वहां। ठीक है चलिए, इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड, अगर प्रीति ने मेहनत की होती, शी विल के बजाय वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसको जॉब मिल गई होती, शी डिजायर्ड, जो उसने इच्छा रखी थी। ठीक है 8, बस अब ज्यादा नहीं करा रहे, एक दो और करा दे रहा हूं, अब तो सारे सिंपल है बेटा। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड टीचर यू आर, अगर मुझे पता होता इतने बेकार टीचर आप हो, आई वुड नॉट हैव कम टू यू, तो मैं आपके पास किसी गाइडेंस के लिए ना आया होता। नो एरर हुआ मेरे बच्चे। हैड दे हैव बीन, अरे नहीं, हैड हेल्पिंग वर्ब आगे है, हाँ उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, तो एक्स्ट्रा क्या लगा दिया इसने, हैड दे बीन या इफ दे हैड बीन इन माई कंडीशन, अगर वो मेरी जगह रहे होते, ठीक है, हाँ, दे वुड हैव फेल्ट, तो उनको बुरा लगा होता। ठीक है वेरी गुड, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, वर है, ठीक है, व्हाट स्टेप वुड यू हैव बीन टेकन, यार ये तो वर है, सेकंड फॉर्म है, हाँ तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। व्हाट स्टेप वुड हैव बीन टेकन, वेकन कुछ नहीं, टेक। वुड, what steps would you take, तो would have taken तो गलत हुआ ना बेटा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, तो आप क्या स्टेप ले। एवरी मैन इज कंडीशनड बाय द एज इन विच ही बिलीव्स, हर आदमी उसी एज में बिलीव, जिसमें विश्वास रखता है उसी में बंधा पड़ा है। इफ ही वर टू रिटर्न, अगर उसको मौका मिले दूसरी एज में जाने का, ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो खुश नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, नो एरर है तो चल। देखो, इफ द टीचर डिड नॉट टीच यू मैथमेटिक्स यू विल नॉट पास, ये तो नॉर्मल बात है बेटा, इसमें इमेजिनेशन वाला तो कुछ नहीं झलक रहा, तो डिड नॉट की बजाय डज नॉट करो बेटा। इफ द टीचर डज नॉट टीच यू मैथमेटिक्स, क्योंकि यहां वैसी तो कोई बात ही नहीं हो रही ना कि कुछ ऐसा चीज झलक रही हो जिससे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो अगर ऐसा हो जाए, इमेजिनेशन की तो बात ही नहीं है। तो आप सिंपल बोलोगे, इफ द टीचर डज नॉट टीच। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, देखो बेटा इमेजिनेशन है, हाँ, तो जब यहां आएगा तो यहां आ रहा है टेक प्लेस, वी शुड सी, तो गलत हो जाएगा, टुक प्लेस होना चाहिए टेक की बजाय, क्योंकि इमेजिनेशन है बेटा। दो एरर एक साथ में हो तो पहले वाले में एरर मानेंगे, हालांकि ऐसा आएगा नहीं बेटा। हैड ही रेड विद मी, हैड हेल्पिंग वर्ब है बेटा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन्वर्जन है। इफ ही हैड रेड भी हो सकता था, या हैड ही रेड विद मी। वुड पास नहीं बेटा, वुड हैव पास्ट, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन है, और पास्ट इमेजिनेशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब मेरे बच्चे, मेरी आपको कोई जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 15 से या आपकी क्वेश्चंस में, आप हर चीज को कर लोगे, ठीक है, कोई इसमें बड़ी वाली बात अब इसमें रही नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा गारंटेड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन, अगर आप इनको देखोगे तो देखो, जैसे आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन, तो नो एरर हो गया, मैंने तुमसे पूछ लिया होता अगर मुझे मालूम होता तुम रुकने वाले हो। आई एम श्योर यू मे बी अ गुड क्रिकेटर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड, और इफ यू हैड नहीं, इफ यू डू नॉट वेस्ट, अगर वेस्ट ना करो तो तुम बन जाओ, ठीक है, वहां गलती। इफ आई वॉज अ किंग की बजाय वर होगा,
ठीक है, हैड नॉट ब्रोकन डाउन, वी वुड हैव बीन होना चाहिए, वुड हैव थर्ड फॉर्म होगा अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये सारा क्वेश्चन यही है। तो ये होमवर्क आपको करना है इससे आगे बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भर भर के, जितना आपका मन करे उतने क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है। ये देखो 3 के नीचे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो करीब करीब आपको मैं बताऊं क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास है मेरे बच्चे 82 क्वेश्चंस। फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आप सब चीजों को ध्यान पूर्वक समेटें और करें, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर चीज आपसे बनेगी और बेहतरीन तरीके से बनेगी। ऐसे ही मेरे बच्चे आपके पास इसके फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं मैंने, और ऐसे ही इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके लिए अवेलेबल कराए हुए। हर तरीके से देखेगा। इफ आई हैड $1 million, हैड क्या है, सेकंड फॉर्म, तो कौन सी इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन तो यहां क्या होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, वुड बाय होगा। बेटा इस तरीके से आप इसे करोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ यू गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में क्या होगा बेटा, तो वो मीनिंग सोचो। देखो, इफ यू गेट अ फाइनल मार्क्स ऑफ लेस देन 80%, अगर 80% से कम नंबर आए तो तुम लेवल पास कर लोगे, पास नहीं करोगे। कम नंबर आके पास कैसे कर लोगे लेवल, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो वुड तो आना नहीं। हाँ, अब एक बात बताओ बेटा, अगर 80% से कम नंबर आए तो पास करोगे या पास नहीं करोगे लेवल, पास नहीं करोगे। सर ज्यादा नंबर में पास होता है, कम नंबर में थोड़ा ना पास बोल दोगे। इसलिए ये भी देखना है पेपर में कि नोट वाली बात जीतेगी या विदाउट नोट वाली बात जीतेगी, वो मीनिंग से देखना। तो ये चीज आप देखोगे, जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको बेटा यहां देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे कंडीशनल के, जो बहुत ही गजब हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको टैकल कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो, मैंने क्या बोला था, जब भी लेस्ट आता है बेटा, लेस्ट के साथ आप शुड लगाते हो, लेस्ट के साथ आप यू आर कोट वगैरह ये चीजें आप नहीं लगाते हो, है ना, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, तो ये करोगे आप। हर चीज में आपको चीजें दिखाई देंगी। दूसरा देखो, इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग, अगर मैंने कार को आते हुए ना देखा होता तो मैं मार दिया गया होता, ये तो ठीक है बेटा, हैड नॉट सीन द कार। इफ आई हैड सीन, देखा होता तो, देखा ना होता तो, मतलब देख लिया तुमने, तो वो सही है। सिंस आता ही नहीं, वेन आता ही नहीं, सिर्फ नो, क्या नो इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। ये चीज देखो, आगे देखो, हैव यू कम टू ब्लेस मी, वुड हैव बीन, अगर वुड हैव बीन है तो पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन है तो हैव नहीं बेटा, क्या होना था, हैड होना था, तो हैड यू कम, ना हैज ना ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे आपने बोला सर फॉर इफ आई वॉज, नहीं सर वर होना था, तो इफ हैव वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो यहां वर करो। लो मेरे बच्चे, तो इतना बढ़िया तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करोगे, ये 3 फाइल आपको ये मिल जाएंगे। इसका मतलब बेटा क्या क्या होमवर्क रह गया आपके लिए, सिंपल सी चीज बनी सर, कंडीशनल के फिलअप है, आपके इंप्रूवमेंट है, आपके एरर है, मॉडल्स के फिलअप है, इंप्रूवमेंट है, एरर है, 6 PDF आपके पास है। तो पूरा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आपका कंटेंट तैयार किया गया है, आप उसको सॉल्व करो। आगे की बात देखते हैं बेटा। अब हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे किसके रिगार्डिंग, वो बातचीत करेंगे जी अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक कौन सा होगा बेटा, हमने कंडीशनल कर लिया, मॉडल्स कर लिया, अगला जो टॉपिक है हमारा है वो। अगला टॉपिक कौन सा बेटा, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। मुश्किल तो पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है, मैं तो कभी इंग्लिश को मुश्किल बोलता ही नहीं, ना मैं कभी मानता। जिस हिसाब से, ठीक है, आप लोग मेहनत करोगे ना बेटा, उस हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स या भाषाएं मुश्किल या आसान होती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करने लग रहे हो तो कहां मुश्किल है, कुछ भी नहीं। अब वर्ब की बात करते हैं। सर वर्ब टॉपिक क्या होता है, वर्ब क्या होता है बेसिकली, और किस तरीके से हम वर्ब को पढ़ते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं जरा इसका इंट्रोडक्शन। बेटा बहुत ही आसान है, देखो सिंपल सी बात है। वर्ब को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वर्ब अपने आप में बेटा किसी सेंटेंस में या तो कभी तुम्हें एक्शन दिखाती हुई नजर आएगी, कभी तुम्हें पोजेशन दिखाती हुई नजर आएगी, कभी तुम्हें हैपनिंग दिखाती हुई नजर आएगी। अरे हाँ जयदीप सर ये तो आपने टेंस में बताया था, बिल्कुल बेटा। कभी तुम्हें इमेजिनेशन नजर आएगी, अरे हाँ सर इमेजिनेशन भी दिखाती है वर्ब। बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, इमेजिनेशन दिखाती है, दिखाती है कि नहीं दिखाती है, हाँ
इस तरीके से मेरे बच्चे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वर्ब के जो वो काम करती है। एक नहीं, बहुत सारे वर्ब के फंक्शंस होते हैं जो बेटा वो काम करते चलती है। तो अब पता है वर्ब की डेफिनेशन क्या बोलोगे? वर्ब सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन की रेफरेंस, पोजेशन अधिकार की रेफरेंस, हैपनिंग की रेफरेंस, इमेजिनेशन की रेफरेंस, कई चीजों की रेफरेंस देती हुई हमें नजर आती है। चलो जरा देखते हैं बेटा, जब आप ये कहते हो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो बेटा ये आपको वर्ब है। हाँ, ये रही आपकी वर्ब, और ये किसकी रेफरेंस दे रही है? हैपनिंग की। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपी करते चलिएगा। दूसरा बेटा, जब मैंने ये कहा था आपको आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी है, तो ये हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और क्या दिखा रही है बेटा? पोजेशन को। तो हैपनिंग हो, पोजेशन हो, इमेजिनेशन हो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा वो इमोशंस भी दिखाती है। मतलब यार कितनी सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं। सो मैं ये कह सकता हूं देयर आर मैनी फंक्शंस ऑफ वर्ब। वर्ब के बहुत सारे फंक्शंस, एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग दे हैव गॉट सम टाइप्स, और उनके कुछ टाइप्स निकाले गए। मतलब जैसा उनका जो काम है बेटा, उनके हिसाब से उनके क्या निकाले गए हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो जैसा जैसा काम है वर्ब का, वैसे वैसे उसका नाम है, वैसे वैसे उसके टाइप है। इसका मतलब हमें जो वर्ब का सिलेबस है उसमें क्या पढ़ने हैं? ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब, ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब। आपको वर्ब के सारे टाइप्स पढ़ने बेटा, वर्ब्स के सारे टाइप पढ़ लो, वर्ब टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के हमें क्या पढ़ने हैं? टाइप्स। सारा वर्ब खत्म हो जाएगा। आपने बोला सर चलो 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 पढ़ाओ, फिर देखते हैं कितने कितने टाइप है। मैंने बोला बेटा एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या? कई टाइप के वर्ब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला सर कैसे पढ़ चुके हैं? देखो बेटा, जैसे मैंने बोला टाइप नंबर 1, मैंने बोला बेटा एक्शन वर्ब्स। क्या हमें एक्शन वर्ब्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं मेरे बच्चे, हमने टेंस टॉपिक में पढ़ लिया। कैसे बेटा? एक्शन कितने टाइप का हो सकता है, एक्शन वर्ब किस किस फॉर्म में हो सकती है, किस किस रूप में हो सकती है, उस किस किस तरीके से गलतियां एक्शन वर्ब पर दे सकता है, वो सारी चीज आपने टेंस में पढ़ ली। एक्शन वर्ब दोबारा नहीं पढ़नी। एक्शन वर्ब्स का टेंस में ही काम होता है, क्योंकि किसी समय एक्शन किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर। और टाइम और एक्शन का जब कॉम्बिनेशन दिखाते हो तो क्या बनता है? टेंस बनता है। तो वही तो है बेटा, ये तो टेंस में पढ़ लिया। इसी तरीके से आपने टाइप नंबर 2 भी टेंस में पढ़ा, जिसे आप बोलते हो बेटा कौन सी वर्ब? स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स में ही मेरे बच्चे आपकी हैपनिंग वर्ब्स भी आ गई। हैपनिंग वर्ब्स, ठीक है ना? हैपनिंग बताने वाली वर्ब्स वही तो है, किसी अवस्था को, किसी स्टेट को बताने वाली वर्ब। किस स्टेट को बताने वाली वर्ब को आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में मत डालना, तो वो गलत हो जाएगा। ये भी तो आपने वही पढ़ा। एक और चीज मेरे बच्चे, टाइप नंबर 3, इसलिए मैं पहले वही लिखवा रहा हूं जो भी अभी तक हमने कवर कर लिया। टाइप नंबर 3 भी पजेसिव वर्ब्स। बेटा पोजेशन दिखाने वाली वर्ब, पजेसिव वर्ब भी आपने हैव किस में पढ़ी? टेंस में पढ़ी। कि पजेसिव वर्ब, चलो हैव तो जानते हो कि उनपे हमें क्या नहीं लगाना? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगाना। आप कैसे कह सकते हो आई एम हैविंग अ न्यू कार? गलत है, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा। तो आपने एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग, ये तीनों चीजें टेंस में पढ़ी है मेरे बच्चे। अब आगे सुनिएगा, टाइप नंबर 4 भी मैं कहूं आप पढ़ चुके। आपने बोला सर कैसे? मेरे बच्चे आप पढ़ चुके हो हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। क्योंकि टेक्निकली मेरे बच्चे जो वर्ब होती है, हाँ वो दो होती है। एक तो होती है मेन वर्ब, आपने बोला जी जयदीप सर। दूसरी होती है मेरे बच्चे हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हाँ, और हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती हैं, एक तो बेसिक, हाँ, और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। तो बेटा बेसिक हेल्पिंग वर्ब तो बी की फॉर्म जितनी भी बनेगी, हैव की फॉर्म जितनी भी बनेगी, डू की फॉर्म जितनी भी बनेगी आपने पढ़ी। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपने किस में पढ़ी? मॉडल्स टॉपिक में पढ़ी। तो बेटा ये 4 टाइप के आप वर्ब कर चुके हो। इसीलिए मैंने आपको उस दिन मजाक में बोला था मेरे बच्चे कि सबका बाप वर्ब है। टेंस वर्ब का ही टॉपिक है। दूसरा बेटा आपका जो है मॉडल्स वर्ब का ही टॉपिक है।
दोनों उसी में टॉपिक में से बनते हैं। और कंडीशनल्स क्या है, सारा मॉडल्स का, टेंस का, इन सब का मिक्सचर ही था टेक्निकली। इमेजिनेशन जो दिखा रहा था, तो सबका बाप वर्ब ही है बेटा, वर्ब से ही सारी चीजें दिखा रहे थे तुम। कंडीशनल में इमेजिनेशन भी वर्ब से दिखा रहे थे, तो मॉडल्स भी सब वर्ब पे ही हैं। तो इन पर बेस्ड जितने भी एरर आएंगे वो टेंस और मॉडल्स या कंडीशनल के एरर होंगे यहां तक। तो ये 4 टाइप आपने कर लिए। अब आगे जो भी मैं वर्ब के टाइप कराऊंगा सारे आपके लिए नए होंगे, वो आपको सीखने होंगे बेटा, ठीक है। करो कॉपी यहां तक। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा यहां भी बता दो। हाँ करा रहा हूं बेटा, अभी कराया तेरा टाइम पास। थोड़ा थोड़ा यहां भी बता दो, टेंस और उसमें भी पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। अभी कराता हूं बेटा तेरा टाइम पास। आसान। अब यहां से भाई आपके लिए सब नया है। टाइप नंबर 5 से टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 एक साथ ही पढ़ना होगा। इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊं। ये होते बेटा रेगुलर वर्ब्स और ये होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। सो इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स, इन पर बेस्ड आपके पास एग्जाम में, ठीक है, एरर बनेगा, अच्छा खासा बनेगा। वर्सेस आप बीच में लगा सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स। भाई यहां से एरर बन जाता है। मतलब लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। बेटा जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, उनको याद करो। वो याद करनी होंगी आपको। तो वो पीडीएफ में दिलवा दूंगा इसकी आपको, रेगुलर वर्ब्स की, वो पीडीएफ से याद करनी है, लेकिन मैं समझा भी देता हूं। देखो बेटा, रेगुलर वर्ब्स होते हैं बिल्कुल ऐसा। सर रेगुलर वर्ब्स का काम क्या होता है? बेटा जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें सिंपल है कि आप ईडी पैटर्न आप कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आते हैं। सो आप यहां पर लिख देना, हिंट के लिए ईडी और स्टार लगा देना। आप ईडी पैटर्न फॉलो करते हो, मतलब ये रेगुलर है, फिक्स है, वही है, ठीक है। तो आपने बोला वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है बेटा। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? आपने बोला वॉच्ड, ये लो जी बेटा। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? आपने बोला वॉच्ड, बस। अरे कुछ करना ही नहीं है, तो बेटा ईडी पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, ईडी पैटर्न ये फॉलो कर रही है। आपने बोला हीट, हीटेड, हीट, हीट, हीटेड, हीटेड, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। अरे ये तो बड़ा आसान है। मतलब आप ईडी पैटर्न फॉलो करो और आराम से मस्तानी लाइफ बिताओ। आपने बोला वेरी गुड सर, ये तो बहुत आसान है। तो इर्रेगुलर क्या करती है बेटा? ये नहीं। इर्रेगुलर वर्ब्स का मतलब यही होता है, ये पैटर्न फॉलो नहीं करती। यू हैव टू लर्न दैट। आपको इन्हें याद करना पड़ता है क्योंकि ये बदल जाती। अब देखो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। कोई पैटर्न नहीं, ऐसे तैसे कराए, पैटर्न भाड़ में गया। कई बार सेम रह जाएंगी, कट, कटा, कट, 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 पुट, 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 पुट। मतलब तीनों की पुट क्या है? सेम है, पुट, पुट, पुट। रीड, रेड, रेड, तो स्पेलिंग सेम है। क्या करोगे? पेपर में फंसोगे। ये होता बेटा इसकी कहानी। अब कम, केम, कम, कम, कीम, कम, तो केम और कम दोनों सेम रह गए। और लो जी,
इसका मतलब क्या है? लर्न। किन बच्चों के लिए? जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्होंने बचपन में याद नहीं की भी, उनको याद करनी है, बाकी प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने याद की होती। तो इर्रेगुलर वर्ब्स की आपको एक पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी। आप वहां इर्रेगुलर वर्ब्स की पीडीएफ पढ़ोगे और उनको याद कर लोगे। मैं दिखा देता हूं, अगर यहां भी पड़ी होगी तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये रही, ये पीडीएफ आपके नोट्स में आ जाएगी बेटा। अबाइड मीनिंग भी लिखा होगा, राइज, अवेक। अब देखो, अवेक का मतलब क्या है? अवेक जगना या जागना, ठीक है। अवेक, अवोक, अवोकन, बी की फॉर्म है। बेयर जो सहन करना होता है, ठीक है, बेयर, बोर, बोन, ठीक है। बीट पीटना या हार जाना या मारना किसी को होता है ना, मारना पीटना या हार जाना, हमने उन्हें हरा दिया, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म बीट, बीट, बीटन। तो आपको ये दिखेगी, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें, अब आपको देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बिगिन की क्या है, तो बिगिन, बिगन, बिगन, ए एन और यू एन। तो बेटा ये चीज पेपर में देगा, तो ये जितनी आपके पास वर्ब है, बाकियों को पता ही है, जिनको नहीं है तो भाई इनको आपको पढ़ना। जैसे देखो बेटा, ब्रॉडकास्ट की तीनों सेम होती हैं, ब्रॉडकास्ट, 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 तीनों सेम। बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। जैसे सैंड होता है ना, सैंड, सेंट होती है उसकी सेकंड फॉर्म, सेंट होती है थर्ड फॉर्म, ऐसे बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। देख रहे हो? तो आपको बेटा इन चीजों को याद रखना है कि पीडीएफ आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको वो बहुत सहायता देंगी। हाँ, क्या पेपर में एरर? बिल्कुल आता है बेटा, डेफिनेटली आता है, ठीक है। जैसे देखो, डूबना, जैसे जहाज डूब गया, डूबने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? सिंक। डूबने की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सेंक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? संक। सिंक, सैंक, संक। अब देखो पेपर में जो एरर थे, इसको बोलते हैं डूबना, तो वहां से याद करोगे अपनी पीडीएफ से। अब पेपर में क्या एरर आया था बेटा? देखो, द शिप इज रिपोर्टेड दैट इट इट हैज डैश डीप इनटू द मिड सी। शिप के बारे में यह खबर आई है कि वो, ठीक है, डीप इनटू द मिड सी, डूब चुका है। उसने ए पार्ट दिया बच्चा सिंक, बी पार्ट दिया सैंक, सी पार्ट दिया, ठीक है, सिंक्ड, डी पार्ट दिया संक। अब किसी बच्चे को बेटा डूबने सिंक की थर्ड फॉर्म ही नहीं पता पेपर में, ये तो पता है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन जब आपको सिंक की थर्ड फॉर्म याद ही नहीं है बेटा, तो आप सिंपल से सोचिए आप कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? आपको तो वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। अगर याद होंगी तो आप इसको करेक्ट कर लोगे, अगर याद नहीं होंगी तो बेटा करेक्ट नहीं होगा। तो आपने बोला सर डी ऑप्शन हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने बता दी। बस बेटा इस तरीके से इस पे एरर आते हैं, और आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आते हैं भाई इस पर एरर, तगड़े लेवल पे। कॉपी करो, एक दो एग्जाम्पल में और लिखवाता हूं, तो इस पर बेस्ड एरर बनेंगे बेटा, बिल्कुल बनेंगे लल्ला। हो राम।
तो बच्चे वर्ब की फॉर्म्स अपनी आपको याद करनी है कि कौन सी फॉर्म में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, कैसे पता चलेगा बेटा? ये देख, हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना टेंस में, तो टेंस से पता चलेगा ऑब्वियसली। टेंस देखना पड़ेगा ना बच्चे, एरर में कौन सा टेंस है, सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो टेंस देखकर ही आपको पता चलेगा। ब्लैक कलर में रिफ्लेक्शन आता है बेटा, बोर्ड का कलर व्हाइट ही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा देखो, एक दो और एरर कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी उस टाइम पे, एक सेंटेंस हो गया, इनको मिटा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, आपको याद होगा हमने लिखा था शी इज स्नीजिंग अगेन, वो दोबारा छींक रही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, शी हैज अ कोल्ड, उसको जुकाम हो गया है। ये था ना बेटा क्वेश्चन, वो दोबारा छींक रही है इसलिए मुझे लगता है उसको जुकाम हो गया। अब आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने काटा, आपने बोला सर मुझे यहां परफेक्ट चाहिए, कैसे पता चला? टेंस से पता चला। हेल्पिंग वर्ब, इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो बेटा हैज हैड एक साथ आ पाता है, इसलिए टेंस ने आपको जानकारी दी, और हैज की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, आपको याद करना पड़ा। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में यही है, रेगुलर जो ईडी पैटर्न फॉलो करेंगे, और जो ईडी पैटर्न फॉलो नहीं करती वो वर्ब कौन सी होती है? इरेगुलर। इतना काफी। तो पेपर में आपसे ये नहीं पूछता रेगुलर वर्ब कौन सी, इरेगुलर वर्ब, वो तो पहचान लोगे आप ईडी से। पेपर में आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा कि बच्चे को उसकी थर्ड फॉर्म ही नहीं पता। ठीक है, ये चीज याद रखो। हाँ, ये ध्यान रखना। अब मैं ये बोल दू बेटा, ही हैज बिकेम, ही हैज बिकेम अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर बन चुका है। पता है आपको, सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि पेपर में ध्यान नहीं जाता, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, लेकिन बेटा बिकेम तो यहां सेकंड फॉर्म है, बिकेम तो गलत हुआ, आपने बिकम करना था, बिकेम तो सेकंड फॉर्म होती है, तो बिकम, बिकेम, बिकम थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरीके से बेटा एरर पेपर में आपको दिखाई देते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के, है ना। चलो ये तो कॉपी हो गया आपका जहाज वाला, इसको मिटा देता हूं, ये दो एग्जाम्पल अब ऊपर वाले आप कॉपी कर लीजिए। तो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब आपको पता होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है।
बढ़ लें भाई आगे। चलिए, अब आती है एक और सिंपल सी वर्ब होती है बेटा, टाइप नंबर 7। है आसान, मैंने कहा ना वर्ब टॉपिक आसान है बेटा। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स। सर लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है? अब देखो, ये इसका जिक्र मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया था मॉडल्स में, और अब यहां उसका कंप्लीट जिक्र देखते हैं। बेटा लिंकिंग वर्ब क्या होती है? यहां आता है सब्जेक्ट, आप साथ साथ लिखिएगा, उसके बाद आती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लिंक करती है बेटा। ठीक है, क्या करती है? लिंक करती है। किसको? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब उसका एडजेक्टिव, या कई बार आप इसको क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव। इधर जो भी सब्जेक्ट होगा और उसको ये रिलेट करती है। ठीक है, उसको ये रिलेट करती है। जैसे जब आप ही इज रिच बोलते हो, तो वो रिच का मतलब यहां पर यही हो रहा होता है कि यहां ये लिंकिंग वर्ब आ रही होती है और उसके बाद ये। तो बेटा लिंकिंग वर्ब की बच्चा लिस्ट रटता है, लिस्ट रटने से काम नहीं बनेगा, लिस्ट रटने से बात नहीं बनेगी, आपको उसे ठीक है सीखना होगा, मीनिंग निकालना। अगर वर्ब होती है तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है बेटा, है कि नहीं? वर्ब के बाद तो आप क्या देखते हो? सर वर्ब के बाद तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, उसके बाद बेटा एडजेक्टिव हो, तो याद रखिएगा उस वर्ब को आप क्या कहलाओगे? लिंकिंग वर्ब बोलोगे। सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो बच्चा क्या सोचता है? इज एम आर ही होती है खाली। बेटा बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, जैसे और उनको रटना नहीं है बस आपने, इज एम आर, ठीक है, वॉज, वर, बिकम, ठीक है, सीन, अपीयर। तो बेटा बहुत सारी रटनी नहीं। उनके बाद आपको एडजेक्टिव दिखता है, ये चीज है। इनको बेटा कॉपुलर वर्ब भी बोल दिया जाता है। कॉपुलर का मतलब भी होता है लिंक करना, तो इन्हें कॉपुलर वर्ब भी बोल दिया जाता है। कॉपुलर वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, पेपर में यही वर्ड यूज करता, वो यूज नहीं करता, वैसे बता दिया, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कॉपुलर वर्ब्स भी नहीं बोलते। जैसे मैंने बोल दिया ना ही इज रिच, तो इसमें इज लिंकिंग वर्ब होगी बेटा। दूसरा देखो, अगर मैंने बोल दिया ही सीम्स, ही सीम्स वरिड, अरे यार वो चिंता में लग रहा है, तो बेटा वो वरिड एडजेक्टिव ही तो है, तो सीम क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, दिस डिश, ये डिश, ठीक है, दिस डिश टेस्ट, ठीक है, स्वीट, ये डिश मीठा टेस्ट करती है। टेस्ट स्वीट, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी ना, तो ये भी अपने आप में क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। ये भी अपने आप में क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। ये भी अपने आप में क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब ही है। जब आप ये बोलते हो बेटा आई एम, ठीक है, आई एम कंफ्यूज, आई एम टायर्ड, मैं तो थका हुआ हूं, ये भी क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब बस ये डन है। वेरी गुड। तो सीम भी क्या थी बेटा? लिंकिंग वर्ब। इसलिए हम ही सीमिंग नहीं करते कि वो ऐसा लग रहा है, ही सीमिंग नहीं करोगे आप कि यार उससे सिंपल से बोलो। ठीक है, कर लो, बाकी फिर इनके और एग्जांपल्स में आपको लिखवा देता हूं। तो बहुत आसान हो गया भाई। तो लिंकिंग वर्ब्स का ऐसा ही है कि सिंपल तौर पे आप उन्हें यूज करते हो। फिर इनके एग्जांपल्स में आपको लिखवा देता हूं, उनको आप कॉपी कर लीजिएगा। हुई रहा। हाँ बेटा, ही इज क्विक, ही इज अ थीफ, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ प्लेयर। जो भी आप ये बोल रहे होते सब लिंकिंग वर्ब है।
प्रैक्टिस शीट से अलग कोई प्रैक्टिस के लिए बुक ही नहीं लेनी। श्वेता, फिर से वही बेवकूफ भरी बात, ये पहली क्लास में समझाते इनके अलावा क्या कर लोगे, सब कुछ है इनमें, फिर वही टाइम पास करना है बेटा। दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि एक बार खोपड़ी में बात नहीं जा रही, एक बार बोल दिया इनके अलावा कुछ नहीं लेना, फिर से टाइम पास करना है, या माँ बाप का पैसा खराब करने में इंटरेस्ट है। आपको प्रैक्टिस बुक लेनी है और आपको वोकैब की बुक लेनी, जो वोकैब की द कंप्लीट वोकैबलरी मैंने आपको बुक दिखाई थी। इन दो किताब के अलावा आपको कोई किताब नहीं लेनी। ठीक है बेटा, चलिए अब देखें इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। कितने हुए? 4 एग्जाम्पल हो गए। 5वां देखना और इनको याद भी करना कि इस एडजेक्टिव के बाद क्या आता है। जैसे मैंने ये लिखवाया था बेटा, ही इज यूज्ड टू, तो यूज्ड के बाद क्या आती है? प्रेपोजिशन टू। याद आया? ही यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, उसको ये काम करने की आदत है। तो ये क्या बना था बेटा? एडजेक्टिव। और ये प्रेपोजिशन इस एडजेक्टिव के साथ क्या थी? फिक्स। तो कई एडजेक्टिव्स के साथ प्रेपोजिशन क्या हो जाती है मेरे बच्चे? फिक्स हो जाते हैं, जिन्हें क्या करना पड़ता है? हमें याद करना पड़ता है। अगर आप किसी काम को करके थक जाओ तो टायर्ड के साथ क्या आता है बेटा? ऑफ। तो आप क्या बोलोगे? आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, मैं तो इसे करते करते थक गया यार। तो टायर्ड के साथ क्या आता है बेटा? ऑफ आता है। जान पूछ के बता रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें याद हो जाए और ये लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल भी हो जाए। ठीक है, चलो मैं बोलूं शी सीम्स अपसेट, वो उसको देखकर क्या लग रहा है कि वो क्या है? अपसेट है। शी सीम्स अपसेट अबाउट द डिसीजन, तो डिसीजन के बारे में वो क्या है? अपसेट है। जो डिसीजन आया होगा वो ठीक नहीं होगा। डिसीजन अपसेट के साथ क्या आया बेटा? अबाउट। अपसेट भी क्या बना? एडजेक्टिव। तो यहां लिंकिंग वर्ब क्या हुई? सीम्स हुई। ठीक है, 8th देखो मेरे बच्चे, मैंने बोल दिया ऐसा कई बार बोलते हैं, ही वेंट रेड, वो रेड हो गया था। ठीक है, ये चीज याद रखना, ही वेंट रेड आफ्टर द डिसीजन, भाई डिसीजन के बाद वो लाल हो गया था। इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, जबकि वेंट क्या है? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव है, क्यों ये रेड हो गया था? बोलते नहीं उसका लाल मुंह हो गया था जब उसको सच पता चली। डन है, लाल मुंह हो गया था उसका, तो हमने क्या बोला? ही वेंट रेड आफ्टर द डिसीजन, ही वेंट रेड आफ्टर द डिसीजन। तो ये चीज यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट बेटे, मैंने आपको बोला यू लुक टायर्ड या एग्जॉस्टेड होता है बेटा। एग्जॉस्टेड और टायर्ड में पता है, जो बहुत ज्यादा थक जाओ तो आप एग्जॉस्टेड भी बोल देते हो, जो एडजेक्टिव होता है। यू लुक एग्जॉस्टेड मतलब यार आप तो बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, ये चीज आप बोलते हो। ठीक है, ही एक्टेड नर्वस, ही एक्टेड नर्वस, उसने तो नर्वस एक्ट किया। ठीक है, ये चीज है। व्हेन द टीचर फाउंड द नोट, टीचर फाउंड द नोट मतलब जब टीचर को पर्ची मिली ना तो उसने नर्वस एक्ट किया। तो बेटा ये एक्टेड यहां पर क्या आ गया? लिंकिंग वर्ब निकल के चला गया। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिएगा, लिंकिंग वर्ब कोई भी कहां भी कैसे भी निकल सकती है, आपको देखना है, मीनिंग से देखना बेटा, रट के नहीं। 10 11 देखो, अगर मैं आपको बोल दूं ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं, तो सपने क्या होते हैं? सच। तो ड्रीम्स कम ट्रू, आपने ये यहां पर ही बोल दिया। तो ड्रीम्स कम ट्रू जब आप बोलने लग रहे हैं तो ये कम भी यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब अपने आप में। ठीक है, सेंड करती है। ही फेल्ट स्लीपी, उसको नींद आ रही थी, बोलते ना आई एम फीलिंग स्लीपी, तो फेल्ट, अरे फेल्ट भी अपने आप में टी करना, ही फेल्ट स्लीपी, तो उसको नींद आ रही थी। तो स्लीपी अपने आप में क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। फेल्ट ये हो गया। तो ये चीज आपने जो है यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज रखें। नेक्स्ट, द थिएटर गेट्स डार्क, थिएटर में अंधेरा कर दिया गया था, तो डार्क उसका क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव बन गया। तो ये चीज यहां पर आ गया। डन है, चलो तो इतना आप नॉर्मल देख सकते हो, बहुत आसान है बेटा। यू आर गेटिंग ओल्ड, गेटिंग क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया।
तो यहां पर ये सब लिंकिंग वर्ब जो एडजेक्टिव लेने लग रही है बेटा, लिंकिंग वर्ब है सब। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, तो कुछ भी आप लिखोगे लिंकिंग वर्ब। सर आपने गदर 2 देख ली? गदर 2 भाई मूवी नहीं है, अपने आप में एक फेस्टिवल है, प्यार है लोगों का। अरे वो साहिल को बोलना एक बार। उसका उसका मेंस वाला हो गया, टाइप वगैरह सारा सेट है आपके पास है कॉपी? तो फिर क्लास नहीं हुई थी। हाँ हाँ, राइट राइट। और स्पोकन वाला बता दीजिए क्या? स्पोकन का भी बताते हैं आज क्या तैयार करेंगे। हेलो हेलो हेलो। साहिल को अरे बोलिए। हाँ, साहिल को बोलना। अरे आकाश, गुड मॉर्निंग भाई। गुड, अरे सुनो भाई, भाई साहब कल मैच है भाई। भाई ठीक है सर।
हेलो, हेलो, नाउ इट्स हेलो, हेलो। चलो आगे देखते हैं बेटा। आपके बैच को कंप्लीट करने के लिए मेंस का बैच क्या अलग से लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा भाई। तो अभी मेंस का बैच जो निकाला बेटा, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हैं, वो मेंस में मेरे से पढ़ लेते हैं, या वो बच्चे जिनको और ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, जो ठीक है प्रैक्टिस उस टाइम पे कम करते हैं, तो वो बच्चे उसमें एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा होती है बेटा, और कुछ भी नहीं होती। प्रैक्टिस एक्स्ट्रा का मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह। और तो जो बच्चे नहीं करते प्रैक्टिस, या वो चाहते हैं चलो पैसा है तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके लिए आप प्री अप टू मेंस का बैच है, इसमें खत्म करो भाई, सिंपल से। तो उसको चेंज करके दूसरा दे देना मेरे को थोड़ी देर में। चलो चलेगा काम। तो ये दूसरे स्टूडियो का फिर पक्का इसमें, मेरे वाला तो खराब था ही नहीं ना भाई, ये तो दूसरे का डलवा है इसमें। ये बार आते हैं बता। ठीक है बेटा, चलो अब आगे की कहानी जो हम पढ़ेंगे वो अगली वर्ब है। अगली वर्ब हमारे पास आती है पॉजिटिव वर्ब। ये कौन सा टाइप हो गया हमारे पास? सातवां लिंकिंग वर्ब वाला। और ये चीज मैं कर देता हूं यहां से 7, और यहां डाल देता हूं टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 हो गया भाई, 7 और 8। ये बन जाती है प्रभु पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है सर। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं बेटा जब आप अपना काम स्वयं ना करके किसी और से करवाएं। आप अपना काम स्वयं ना करके, खुद ना करके, जब आप काम किसी और से करवाते हैं, उनको हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैंने अपना रूम साफ किया था, मैंने अपना रूम साफ किया था, तो आपने अपना रूम अपने आप साफ किया था। मैंने अपना रूम साफ किया था, मैंने अपना रूम साफ किया था, तो आपने खुद पे खुद अपने आप रूम साफ किया था। और मैं बोलूं मैंने अपना रूम साफ करवाया था, मैंने अपना रूम साफ करवाया था, तो मतलब आपने अपना रूम खुद साफ नहीं किया था, आपने अपना रूम साफ करवाया था, तो किसी और से करवाया होगा। किसी और से करवाया होगा तो पॉजिटिव वर्ब बन गई। मैंने अपना रूम पेंट करवाया था, मैंने अपनी गाड़ी साफ करवाई थी, मैंने उसे बुलवाया था, मैंने उसे पिटवाया था, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। ठीक है, ये चीज है। मैंने बच्चों को वो कैब याद करवाई थी। तो ये जब चीजें आती है ना बेटा, तो इसका मतलब काम खुद ना करके किसी और से करवाना, या काम किसी और के द्वारा किया हुआ पाना, उसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव वर्ब। ठीक है ना। चलो अब लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो आप लिखोगे पॉजिटिव वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स बतलाती हैं, टेल्स दैट की समवन हैज गॉट समथिंग, किसी को कुछ मिल गया है। समवन हैज गॉट समथिंग, किसी को कुछ मिल गया है। डन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा किया हुआ, किसी और के द्वारा किया हुआ, खुद से नहीं बेटा। तो समवन हैज गॉट समथिंग, किसी को कुछ मिल गया है। डन बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा किया हुआ, मतलब खुद नहीं किया, मतलब खुद नहीं किया। तो पॉजिटिव वर्ब्स टेल दैट समवन हैज गॉट समथिंग डन बाय समवन एल्स, किसी को कोई काम मिल गया है। समवन डन समवन एल्स का मतलब क्या हुआ? किसी और के द्वारा किया हुआ, खुद नहीं बेटा। ठीक है। हाँ, हिंदी में देखो बेटा कैसे लिखोगे इसे, पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक है, काम को करवाना या किसी और के द्वारा किया हुआ पाना,
या किसी और के द्वारा किया हुआ पाना। तो काम को करवाना या किसी और के द्वारा किया हुआ पाना, ये होते हैं बेटा कॉजेटिव। काम को किसी और से करवाना या काम किसी और के द्वारा किया हुआ पाना, मतलब खुद नहीं करना। डेफिनेशन होता है बेटा, डेफिनेशन नहीं होता। तो डेफिनेशन होता है तो एन ई की बजाय आई कर ले मेरे बच्चे वहां पर। तिकम क्या नाम है आपका? डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता बेटा। तो अपने आप डेफिनेशन की स्पेलिंग याद हो जाएगी, डेफी। तो अब आपने ई लगाया तो गलत हो गया ना। निशन कब बनेगा? जब NITIN बनेगा। ठीक है, चलो बेटा, ये चीज है। अब कौन कौन सी है उनको अगली क्लास से पहले से पढ़ेंगे। और सबसे पहली पॉजिटिव वर्ब होती है बेटा यूज ऑफ हैव पॉजिटिव वर्ब्स। अब आप बोलोगे जयदीप सर हैव तो पोजेशन वर्ब भी होती है। बिल्कुल बेटा, हैव पोजेशन वर्ब भी होती है, लेकिन हम यहां हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज पढ़ेंगे, पोजेशन वर्ब का नहीं। ठीक है, तो आप इतनी हेडिंग डाल के इसको छोड़ दीजिए। अगली क्लास यानी कि परसों की क्लास में इससे आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे बेटा। क्या था हमारा? अच्छा, वर्ब। ठीक है, वर्ब में मैंने इसको आपका सेव कर दिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आप सभी को 15 अगस्त यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन सोल्जर्स को सैल्यूट जिनकी वजह से, ठीक है, हम लोग एक बेफिक्री वाली सांस अपने देश में ले सकते हैं। और टेक्निकली बोले हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, ये चिल्ला के एक शान के साथ कह पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स। और आप सबको भी नमन, जो भी आप स्टूडेंट्स में से डिफेंस में जाने की इच्छा रख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के, जो जो एग्जाम्स हमारे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप सबको हाथ जोड़ के नमन और थैंक यू सो मच हमारे सोल्जर्स का। अब मुलाकात मेरे दोस्त हमारी परसों होगी 16 अगस्त को। कल ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और अपनी रिवीजन को जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा। सारा अपना होमवर्क, अपना मॉडल्स का और कंडीशनल की प्रैक्टिस करके हमें मुलाकात करेंगे हम परसों। ठीक है, नमस्कार मेरे भाई, जय हिंद।